अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूँ एक नई स्टोरी लेके। क्या आप लोग जानते हैं कि एक ऐसी मोटरसाइकिल भी हुआ करती थी जो वर्ल्ड वॉर के मैदान में उतारी गई हो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की। ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसकी पावर से कोई भी अनजान नहीं। रॉयल एनफील्ड वो ब्रांड है जिसकी बाइक बुलेट आज भी दुनिया में बहुत फेमस है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि रॉयल एनफील्ड की सक्सेस के पीछे कितनी मुश्किलात थी? तो आइए इस कंपनी की कहानी को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। रॉयल एनफील्ड को एक इंडियन ब्रांड माना जाता है, लेकिन आपको जान के ये हैरानी होगी कि रॉयल एनफील्ड की शुरुआत इंग्लैंड में तकरीबन 125 साल पहले की गई थी। 1851 में जॉर्ज टाउनसेंड नामी एक शख्स ने सिलाई मशीन की नीडल बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया और फिर 1882 में उनके बेटे भी उनके बिजनेस से जुड़ गए और उन्होंने साइकिल्स बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कुछ अरसा बिजनेस चलाने के बाद कुछ नुकसान की वजह से 1899 में इस कंपनी का नाम एडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रख दिया गया और उसका एक साइकिल डिवीजन बनाकर उसका नाम रॉयल एनफील्ड रख दिया गया। तो दोस्तों 1901 वो साल था जब रॉयल एनफील्ड ने अपनी पहली बाइक लॉन्च करी। ये मोटरसाइकिल बहुत ही इनोवेशन के साथ आई थी। रॉयल एनफील्ड ने साइकिल्स के अंदर ही एक मिनर्वा नाम की कंपनी का इंजन जोड़ दिया और एक मोटरसाइकिल बना दी। दोस्तों बताता चलूं, रॉयल एनफील्ड ने कुछ अरसा कार प्रोडक्शन भी की, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके और प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। और फिर 1914 में रॉयल एनफील्ड को एक बड़ा ब्रेक मिला। वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश वॉर डिपार्टमेंट ने उन्हें मोटरसाइकिल्स बनाने का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये मोटरसाइकिल इतनी मजबूत थी कि इंपीरियल रशिया ने भी इनसे कई तादाद में मोटरसाइकिल्स खरीदी। दोस्तों सोचने की बात तो ये है कि एक मोटरसाइकिल जो बैटलफील्ड में दुश्मनों का सामना कर रही थी, क्या बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी होती होगी उस बाइक की। और फिर 1932 में रॉयल एनफील्ड ने अपनी सबसे आइकॉनिक बाइक बुलेट लॉन्च की। वो उस वक्त की सबसे स्टाइलिश और पावरफुल बाइक थी। और फिर वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है और वॉर के बाद बुलेट्स जो है लोगों के दिल जीत लेती है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बुलेट दुनिया की सबसे लंबे अरसे तक चलने वाली और मैन्युफैक्चर होने वाली बाइक है। तो बात करते हैं बिजनेस की। सब कुछ वैसे तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन इनकी सेल्स गिरने लगी और कंपनी को नुकसान होने लगे। तो दोस्तों वक्त आता है 1947 का। इंडिया आजाद होता है और इंडियन आर्मी को एक मजबूत मोटरसाइकिल की जरूरत थी और बुलेट बाइक अपनी मजबूती के लिए जानी जाती थी। तो इंडियन आर्मी ने 350 सीसी बुलेट्स का तकरीबन 800 की तादाद में ऑर्डर रॉयल एनफील्ड को दिया। ये बाइक उनके मिलिट्री और पुलिस के इस्तेमाल में दी जाती थी। बताता चलूं, इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए रॉयल एनफील्ड ने मद्रास मोटर के साथ अपनी पार्टनरशिपिंग की और इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट करी। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि फिर भी इस कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर ना हो सकी और फिर सबसे बड़ा डिसीजन लिया जाता है। रॉयल एनफील्ड की प्रोडक्शन को इंग्लैंड में बंद कर दिया जाता है। लेकिन इंडिया में उसकी प्रोडक्शन जारी रही थी। और फिर यह होता है कि इंडिया में आयशर ग्रुप इस कंपनी को एक्वायर कर लेता है। आयशर ग्रुप के फाउंडर विक्रम लाल, जो कि एक इंडियन थे, उन्होंने रॉयल एनफील्ड को रिवाइव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। तो फिर दोस्तों इस मौके पे एंट्री होती है विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल की। सिद्धार्थ लाल ने ईयर 2000 में रॉयल एनफील्ड को बचाने की एक और कोशिश की। बोर्ड मेंबर्स से लड़कर उसकी ओनरशिप ली और उसको कामयाब करने में जुट गए। और ये रॉयल एनफील्ड की सक्सेस के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि सिद्धार्थ खुद एक मोटरसाइकिल लवर और मोटरसाइकिलिस्ट थे। सिद्धार्थ ने सबसे पहले ये किया कि कस्टमर्स की नीड को समझने के लिए सिद्धार्थ ने रॉयल एनफील्ड पर ही लंबे टूर्स करना शुरू कर दिए। रॉयल एनफील्ड बाइक्स पर हजारों किलोमीटर का सफर करके उन्होंने बाइक्स के वीकनेस को आइडेंटिफाई किया और उसमें टेक्निकल चेंजेस किए, जैसे गियर प्लेट्स को लेफ्ट लेग पे शिफ्ट करना और सेल्फ स्टार्ट सिस्टम को ऐड करना। इंटरेस्टिंग चीज ये थी
कि इतने चेंजेस करने के बाद भी उसने रॉयल एनफील्ड के आइकॉनिक डिजाइन को चेंज नहीं किया और उसको वैसे ही प्रिजर्व रखा। दोस्तों, सिद्धार्थ लाल ने अपनी ही कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनके एड कैंपेन्स भी रन की। इन एड कैंपेन्स के जरिए उन्होंने लोगों को समझाया कि हैवी बाइक्स को डेली यूज में भी लाया जा सकता है और धीरे धीरे लोगों का परसेप्शन चेंज होना शुरू हो गया। सिद्धार्थ ने सिर्फ टेक्निकल चेंजेस ही नहीं किए थे, उन्होंने एक ऐसी इंजन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जो फ्यूल एफिशिएंसी के साथ साथ परफॉर्मेंस को भी एनहांस करती थी और इस चीज से लोगों का ट्रस्ट और भी बढ़ गया। दोस्तों, यहाँ आपको सबसे मजे की बात बताता चलूं, आयशर ग्रुप के सीईओ बनने के बाद सिद्धार्थ ने 15 में से 13 बिजनेसेस को सेल आउट कर दिया और सिर्फ मोटरसाइकिल और ट्रक्स बनाने पे फोकस किया। आज रॉयल एनफील्ड की एक अपनी कम्युनिटी है और कंपनी कई टूर इवेंट्स और एडवेंचर ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करती रहती है। क्या आप जानते हैं, आज भी बुलेट्स चलाने वाले मोटरसाइकिलिस्ट अपनी मोटरसाइकिल को एक अचीवमेंट और अवार्ड से कम नहीं समझते। ये सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं, ये एक लेगेसी है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चल रही है। आज रॉयल एनफील्ड इतनी पॉपुलर मोटरसाइकिल है कि उसे खरीदने के लिए लोगों को महीनों वेट करना पड़ता है। अमेजिंग बात तो ये है कि आज हार्ले डेविडसन बाइक पूरी दुनिया में जिस तादाद में बिकती है, उससे कई ज्यादा रॉयल एनफील्ड अकेले पूरे इंडिया में बिकती है। तो दोस्तों, ये थी रॉयल एनफील्ड की सक्सेस स्टोरी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगली स्टोरी क्या सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।